हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज टारगेट आरएस प्रोग्राम के डे 9 में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट का थर्ड पार्ट। इससे पहले वाले दो वीडियोस में हमने ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके 20 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए थे। आज जो हम रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सिलेबस है वो सिलेबस है एंटरप्रेन्योरशिप पे, जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। यहाँ वाला जो पार्ट, जैसे हमने मैनेजमेंट के बाकी पार्ट्स में भी देखा कि मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट्स हैं उसमें डायरेक्ट टर्म्स पूछी जा रही हैं या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस भी हमने अपलोड किए हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो मैं बार बार ये हर वीडियो में अपने रिपीट कर रहा हूँ कि स्पेशली मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में आप जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको अच्छे से देख के जाएं, क्योंकि वो 2 मार्कर्स में आ सकती हैं और वहाँ से आपको इजी आंसर्स, इजी मार्क्स मिलने की संभावना है। इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहाँ जो पार्ट है जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें इंक्यूबेशन, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स, ये सारे देखिए जो टर्मिनोलॉजी हैं ये सारे के सारे टर्म्स ही अपने आप में ऐसे हैं कि जिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद एक नया सेगमेंट जो डिटेल में और ऐड कर दिया जिसको मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जिसके अंदर एजुकेशन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये चूँकि इंपॉर्टेंट है राजस्थान के एस्पेक्ट से तो इसको भी देखना ज़रूरी है। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस हमने आपके साथ शेयर किए थे, तो आइए एक एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं और फटाफट ब्रीफ में देखते हैं कि उन क्वेश्चंस में क्या कीवर्ड्स आपको लिखने चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एंजल इन्वेस्टर का। एंजल जैसे जो नाम है उससे ही अपने को एक चीज़ समझ आती है कि देवदूत बन के आया कोई, मतलब भगवान का रूप बन के किसी के जीवन में आता है तो उसको एंजल कहते हैं, या हम एंजल को एक भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। उसी तरीके से अगर हम स्टार्टअप के बारे में बात करें तो एक ऐसा आदमी जो कि किसी स्टार्टअप कंपनी को उसको बढ़ने के लिए लोन के तौर पे फंड्स देता है और अपने शेयर के, उसके जो शेयर्स होते हैं उसके कंपनी में, उसको एज ए अपना शेयर रखता है, ना कि उनसे वापस पैसा मांगता है। तो जनरली ऐसा होता है कि जो एंजल इन्वेस्टर है वो अपनी इस इन्वेस्टिंग करके अपनी प्राइवेट ओनरशिप जो है उस कंपनी पे मेंटेन करता है और उसको इजी टर्म्स में पैसा देता है। ऐसा भी देखने में टिपिकली ऐसा भी होता है कि जो कोई नियर बाय रिलेटिव होता है या कोई इस तरीके का पर्सन होता है जो आपके आइडिया को पिच इन कर रहा होता है या जिसको लगता है कि आपकी आइडिया अच्छी है, तो वो आपके एज ए एंजल इन्वेस्टर आपकी कंपनी में, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। तो सेकंड क्वेश्चन है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक माइथोलॉजिकल फिगर है जिसकी साइटिंग बड़ी रेयर होती थी। तो सिमिलरली अगर हम टर्म्स इस एनालॉजी को अगर हम फील्ड इस फाइनेंस के फील्ड में देखें तो जो रेयर अचीवमेंट्स जिनके हो जाते हैं उनको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो फाइनेंस में भी इसी तरीके के इस टर्मिनोलॉजी का यहाँ पे इसी तरीके से यूज़ होता है कि ऐसी प्राइवेट स्टार्टअप कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो गई हो, तो उन लोगों को हम यहाँ यूनिकॉर्न की टर्मिनोलॉजी देते हैं। यहाँ आपको मैं बता दूँ कि इसमें इन मोबी करके जो एक कंपनी थी वो फर्स्ट स्टार्टअप थी इंडिया की जो यूनिकॉर्न क्लब में ज्वाइन हो गई और ऑलमोस्ट अभी 70 के अराउंड जो हैं वो यूनिकॉर्न लिस्ट में हैं इंडिया की स्टार्टअप्स, विच इज़ ए गुड नंबर। तो स्टार्टअप का जो भी एक बूम है स्टार्टअप इंडिया की वजह से, अगर अपन राजस्थान में भी कुछ जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसको भी थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट। हेल्थ केयर चूँकि अभी कोरोना की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जिसका हो गया और हमने देखा कि कितना इम्पॉर्टेंट है अच्छी हेल्थ होना। तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट क्या होता है? अब जब जहाँ जहाँ टर्मिनोलॉजी आएगी मैनेजमेंट की तो उसमें आपको ये समझना होगा कि वो उसके पूरे ओवरऑल 360 डिग्री एस्पेक्ट्स को मैनेज करने की बात करता है। तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होगा कि स्मूथ और इफेक्टिव फंक्शनिंग होगी। तो पहले तो आप ये समझिए कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट है क्या। हेल्थ केयर मैनेजमेंट है कि हेल्थ केयर सेक्टर से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसके प्रॉपर ऑपरेशन को मैनेज करने का तरीका, दैट इज़ हेल्थ केयर मैनेजमेंट। सिमिलरली इट इज़ रिलेटेड टू वेलनेस मैनेजमेंट। अब जब मैनेजमेंट की करने की बात आएगी तो ऐसी भी चीज़ें करनी होंगी जिससे कि रिस्क असेसमेंट कर सकें अपन, और जो पेशेंट की सेटिस्फैक्शन है, वेलबींग है, उसको भी ध्यान में रखें। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी भी सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखें, उनकी भी खुद की वेलनेस को ध्यान में रखें।
फिर इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करें कि बेस्ट सर्विसेज और बेस्ट इक्विपमेंट्स जो हैं वो आपके हेल्थ केयर सेक्टर में आ सकें। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये हेल्थ केयर मैनेजमेंट का पार्ट है। तो इसमें कई सारे एंगल्स पे मैंने यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया है। तो आप एटलीस्ट, क्योंकि 2 मार्कर ही है, तो इसके अंदर से अगर आप 3-4 की टर्मिनोलॉजीज़ भी जैसे जो हैं उनको अगर आप मेंशन कर देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। सिमिलरली अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एज आई सेड कि मैनेजमेंट की बात जब भी आएगी तो उसका मतलब ये होगा कि 360 डिग्री उसका प्रॉपर जिसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें या मैनेजमेंट कर सकें किसी भी जो भी सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी जो है वो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड रहता है। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म को अपन एक तरीके से एक दूसरे से गुत्था हुआ या जुड़ा हुआ चीज़ समझ सकते हैं, क्योंकि जो लोग आप कहीं होटल में जाते हैं या किसी जगह पे आप स्टे करते हैं तो वो जो कैटरिंग कर रहे हैं या आपको जो रहने के लिए सुविधाएं दे रहे हैं या आपको जो सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का पार्ट है। तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है वो एकोमोडेशन एंड कैटरिंग नीड्स जो होती हैं टूरिज़्म होटल्स में और रेस्टोरेंट में और रिसोर्ट्स में उसको कैटर करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगेन सिमिलर क्वेश्चन, टूरिज़्म मैनेजमेंट। अब हमने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बात करी, ये जो हॉस्पिटैलिटी में मैनेज कर रहा है। अब टूरिज़्म के एस्पेक्ट को देखेंगे तो टूरिज़्म में बुकिंग से लेके उनके स्टे, उनके कन्वीनियंस, उनको उस जगह जहाँ घूम रहे हैं उस जगह का में उनकी सहूलियत, ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो टूरिज़्म मैनेजमेंट का पार्ट है। तो टूरिज़्म मैनेजमेंट की जो पढ़ाई करते हैं उन बच्चों को गाइड, ट्रैवल एजेंट्स, मैनेजर्स, इस तरीके की कंपनीज, इस तरीके का रोल्स वो जो हैं वो सीखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्टार्टअप एक्सीलरेटर। अगर आप स्टार्टअप एक्सीलरेटर पढ़ रहे हैं तो आगे वाला एक क्वेश्चन एक और है जिसमें हमने इनक्यूबेटर के बारे में पूछा है। तो इनक्यूबेटर क्या होता है और एक्सीलरेटर क्या होता है उसको थोड़ा सा यहीं बेसिकली समझ जाते हैं। तो पहले एक्सीलरेटर को देखते हैं कि एक्सीलरेटर होता क्या है। एक्सीलरेटर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको, मान लो कोई स्टार्टअप है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम एज ए फंडा बॉक्स अगर हम एज ए स्टार्टअप उसको चलाते हैं तो अब हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास बिजनेस आइडिया तो है कि हम ऐसा करेंगे, पर हमारे को ये पता नहीं है कि उसको किस तरीके से लेके मार्केट में पिचिंग किया जाए। तो वहाँ पे कुछ मेंटर्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। सिमिलरली जैसे हम आपको मेंटर कर रहे हैं क्योंकि हमने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है या उसमें हमने अच्छा परफॉर्म कर रखा है, तो हमें पता है कि कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। सिमिलर कॉन्सेप्ट बिजनेस के एस्पेक्ट में भी हैं। जो लोग सक्सेसफुल हैं वो एज ए मेंटर्स के तौर पे स्टार्टअप टीम्स को हेल्प करते हैं टू गेट इनटू दी रियल एरिना और गेट इनटू दी फील्ड ऑफ बिजनेस। तो वहाँ मेंटर्स उनके साथ फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, उनके साथ उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके कनेक्शंस बनवाते हैं, उनको जो है हेल्प करते हैं। तो ये जो मॉडल होता है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टार्टअप एक्सीलरेटर। अब आप यहाँ इस आपके सामने ये जो इमेज है उससे आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा कि देखिए जो इनक्यूबेटर है और एक्सीलरेटर है उसमें ट्रेनिंग, मेंटरिंग, बिजनेस सपोर्ट, सेलेक्टिव, ये तो दोनों में कॉमन है। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि ये टिपिकली ग्रोथ बेस्ड होता है, मतलब पेमेंट वाया इक्विटी रेदर दैन फीस। मतलब जैसे एंजल इन्वेस्टर्स हैं तो वो एक्सेलरेट कर रहे हैं आपकी ग्रोथ को। एक्सेलरेटर मतलब वैसे भी टर्म अगर अपन देखें तो जो ग्रोथ को थोड़ा सा फास्ट करता है। ये फिक्स ड्यूरेशन के लिए होते हैं, सीड फंडिंग में भी इनका पार्ट होता है। या इनक्यूबेटर्स जो होते हैं वो दूसरे तरीके के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। वो आपको एक तरीके से सपोर्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर वो अपना ऑफिस आपको सब प्रोवाइड करेंगे, वो आपको ऐसी लिंकेजेस प्रोवाइड करेंगे, वो सर्विस बेस्ड ज़्यादा होते हैं। तो ये टिपिकली फीस बेस्ड होते हैं, कुछ ओपन एंड ड्यूरेशन के लिए होते हैं। मतलब आप अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और अगले 5 साल तक भी अगर आप अपना ऑफिस सेटअप नहीं कर पा रहे हैं या कोई इस तरीके की चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप वहाँ इनक्यूबेटर्स विल प्ले दैट रोल। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में से ये कॉन्सेप्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा। अब ये एक और अगेन एक ऐसा पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो स्टार्टअप्स जो होते हैं वो किस तरीके के चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं। तो इसमें भी आप बहुत तरीके के क्वेश्चंस लिख सकते हैं क्योंकि रैपिड ग्रोथ है, उनकी वायबिलिटी जो उनका कॉन्सेप्ट है उसकी वायबिलिटी की बात होती है। रिस्क प्लानिंग जो है उनमें नहीं रहती है, फिर उनका जो टाइमलाइंस हैं वो टाइमलाइंस उनकी मैच नहीं करती हैं, वो अपने जो कैश फ्लो है उसको मैनेज करने में अनेबल मतलब मैनेज नहीं कर पाते हैं, है ना। उनके बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं वो स्ट्रीमलाइन नहीं होते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने में बाधा बनती है। तो आपने देखा होगा कि स्टार्टअप्स बनते तो बहुत सारे हैं बट सक्सेसफुल बहुत कम होते हैं। एक और चीज़ है जैसे पेशेंस नहीं है, मतलब आप स्टार्टअप खोल दिया, आप बहुत जल्दी
वो ये चाहते हैं कि हम इस्टेब्लिश हो जाएं और मनी अर्न करने लग जाएं, तो उसमें जबकि मार्केट इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। अगेन जहाँ मैनेजमेंट आ गया, फिर अपन ने वही बात करी थी। तो यहाँ देखिए एजुकेशन मैनेजमेंट होता क्या है, उसको अपन ने थोड़ा सा ब्रीफ में देख सकते हैं कि एजुकेशन मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये फ्यूल का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप देखेंगे तो किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसके ये सारे एस्पेक्ट्स को हैंडल करना और मैनेज करना ही एजुकेशनल मैनेजमेंट है। हालांकि इस आंसर में एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप ये लिख सकते हो कि उसको आपको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट होता क्या है। अब एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो पर्पज़ अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल की बात करें तो वो कंजीनियल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करने के लिए है ना। दूसरा अगर हम देखें कि फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग है एजुकेशन सिस्टम के लिए, फिर हम चाहते हैं कि एलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बने। अगर हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बात करें तो उनके अचीवमेंट्स, उन इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करने में हम मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंस्टीट्यूशन को हेल्प करे वो अपने जो उसके टारगेट्स हैं उसको अचीव करने में, उनको हेल्प करे, उनको ऑर्गेनाइज करने में, प्लान करने में, फिर उसकी इमेज बिल्डिंग में भी उसको हेल्प कर सकता है। फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो उसके पास में रिसोर्सेज हैं उसको, मटेरियल रिसोर्सेज जो भी इसके पास हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी इसके पास हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो ये सब एस्पेक्ट्स जो हैं ये मैनेजमेंट का पार्ट हैं जो एजुकेशन मैनेजमेंट में आते हैं। तो एक तरीके से आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कॉलेज है तो उसका जो मैनेजरल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ तो सिर्फ वहाँ के लोगों को हैंडल कर रहा है, पर उसका ओवरऑल जो मैनेजमेंट है कि फंडिंग कैसे आएगी, किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, कौन से अपने कॉलेज का नाम कैसे बेटर हो, प्लेसमेंट्स कैसे बेटर हो, तो ये सब जो पार्ट हैं दैट कम्स अंडर एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो उसको अगर हम ब्रॉडर लेवल में जाएंगे तो एजुकेशनल मैनेजमेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है हाउ डू बिजनेस इनक्यूबेटर्स हेल्प स्टार्टअप टू ग्रो। ये जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार छोटी सी बात अब यहाँ हिंदी में भी बता देता हूँ कि ऐसी संस्थान जो स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मदद करती है तो वो होती है इंक्यूबेटर्स उनको कहते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स वो होते हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि प्राइमरी स्टेज में एक तरीके से सपोर्टिंग रोल का काम करते हैं, संजीवनी की तरह काम करते हैं। तो अब वो करते क्या है कि जैसे आपको सीड फंडिंग जो है या आपका नेटवर्क बनाने में आपकी हेल्प करनी है, कनेक्शंस बनाने में आपकी हेल्प करनी है, आपको स्पेस देना है। मान लीजिए मैंने जैसे आपको कहा था कि ऑफिसेज नहीं है तो ऑफिसेज को जो है एक्सेस देना है, लैब्स देनी है, कंसल्टेंसी सर्विस देनी है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर पे होती हैं। स्टार्टअप इंडिया के अंदर भी इस तरीके का प्रोविज़न है जिसमें वो इंक्यूबेशन सेंटर्स पे काम करते हैं। तो बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स और मैकेनिज्म जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस्टेब्लिश कर रखे हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी आई स्टार्ट नेस्ट जो है करके इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है। ये इकलौता एक तरीके का सेंट्रलाइज इंक्यूबेटर है जो पूरे वर्ल्ड इंडिया में जो फ्री इंक्यूबेशन देता है इमर्जिंग स्टार्टअप्स को। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो हमारा भामाशाह सेंटर है वहाँ पर ये इंक्यूबेशन सेंटर चलता है जहाँ पे आप कंपनीज जो हैं अपने आइडियाज़ जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे एज ए अपनी कंपनी को ग्रो कर पाते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है रिलेटेड टू बूट स्ट्रैपिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स। बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है? बूट स्ट्रैपिंग वो होता है कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में घुसना या उससे निकलना जिसमें आप अपने ही रिसोर्सेज यूज़ करके जा रहे हो, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए लेट्स से मैं अपना एक कंपनी खोलना चाहता हूँ या मैं अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो अभी मेरे पास में ना ही मेरे लिए कोई एंजल इन्वेस्टर नहीं है, मेरे पास में कहीं और से पैसा नहीं आ रहा है, पर मेरे पास कुछ पैसा मैंने अपनी अर्निंग से कहीं ना कहीं तरीके से मैंने जो अर्निंग करी थी उसको कमा के रख रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि उसी को मैं इस्तेमाल करके आगे बढ़ूँ, तो डैट इज़ कॉल्ड एज बूट स्ट्रैपिंग। मतलब जब आप अपने ही पैसा लगा के अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। तो अब बूट स्ट्रैपिंग के प्रोज क्या हैं? देखिए, जब पैसा मेरा ही होगा तो मैं ही उसका कंट्रोल करूँगा, तो मेरा जो फाउंडर है वो फुल कंट्रोल रखेगा। किसी इन्वेस्टर को बुलाना है तो उसके लिए मेरे लिए आसान होगा क्योंकि डिसीजन मेकिंग आसान होगी, मैं फटाफट ऑपरेशंस कर सकता हूँ, मैं फटाफट डिसीजन ले सकता हूँ, मेरी वर्किंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो ये सब क्योंकि मेरे पास किसी और का कंट्रोल नहीं रहता। कॉन्स क्या है कि आपके खुद का पैसा आपने लगा रखा है तो हो सकता है पैसा डूब जाए अगर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो इसमें ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होती है क्योंकि इसमें पैसा आपके पास जो खुद के पास पैसा है वो तो बहुत लिमिटेड है। फिर क्रेडिबिलिटी जो है, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर और दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट और ये सब जब लोग आते हैं तो ये साथ अपने साथ क्रेडिबिलिटी भी लेकर आते हैं। आप अपना ही पैसा लगा के कोई बिजनेस चला रहे हो तो लोग आप पे तो विश्वास थोड़ा कम करते हैं।
तो ये कुछ आज के क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स अभी अपन लोगों ने डिस्कस किए, और उसमें से कुछ कीवर्ड्स मेरे को लगता है कि अगर आप आंसर्स में लिखेंगे तो इट विल हेल्प यू इन गेटिंग गुड मार्क्स। आप इसी तरीके से लिखते रहिए, लिखने से ही आप अपनी चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके सारे आंसर्स आपका रिव्यू करें, उसमें आपको फ्रूटफुल कमेंट्स दें और आपको क्रिटिकली आपके आंसर्स को क्रिटिकली एनालाइज भी करें। पर जैसा मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था, हम चाहते हैं कि आप अपने पीयर्स के भी आंसर्स जो हैं उसको रिव्यू करिए। आज मैंने एक मिस्टर करण की कॉपी शेयर की थी, आप उसमें देखेंगे कि उन्होंने कितने सारे एस्पेक्ट्स को एक ही कॉपी में कवर किया है। तो इसी तरीके से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आई होप कि आपको हमारा ये जो इनिशिएटिव है पसंद आ रहा होगा और ये डिस्कशंस भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए, और द फंडा बॉक्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और ओवरऑल ग्रोथ पे काम हो पाएगा। थैंक यू।